हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मेरा नाम है प्रमिता और मैं लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेक्चर। आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविता, जो कि यूजीसी सिलेबस में लगा हुआ दो कविता, गीत फरोश और सतपुड़ा के घने जंगल। यहाँ दो कविता यूजीसी के सिलेबस में लगा हुआ है। हम इन्हीं दोनों कविताओं को व्याख्या के साथ पढ़ेंगे, समझेंगे और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी जानेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यहाँ जो गीत फरोश है यहाँ जो गीत फरोश कविता है, यह गीत फरोश कविता संग्रह में संग्रहित किया गया 1956 में। आगे जो सतपुड़ा के घने जंगल कविता दिया है, यहाँ भी गीत फरोश कविता संग्रह में 1956 में संग्रहित किया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ याद रखेंगे कि गीत फरोश कविता किस कविता संग्रह में संग्रहित है और सतपुड़ा के घने जंगल कविता किस कविता संग्रह में संग्रहित है। ठीक, आगे हम बात करेंगे गीत फरोश कविता के बारे में। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता गीत फरोश में कवि एक अद्वितीय दृष्टिकोण से समाज के समक्ष आता है। इस कविता की भूमिका निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं पर आधारित है। पहला बिंदु कौन सा है, किन किन बिंदुओं पर आधारित है यह कविता, यहाँ हम देख रहे हैं। तो पहला है स्वयं की पहचान। जो गीत फरोश कविता है, इसमें पहला बिंदु क्या है, स्वयं की पहचान। कविता में कवि स्वयं को गीत फरोश यानी गीत बेचने वाला कहता है। यह एक रूपक है जिसमें कवि अपने आप को उस व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है जो अपने गीतों कविताओं को बेचता है। यह कवि की विनम्रता और समाज के प्रति उनकी सेवा का प्रतीक है। ठीक है, आगे है कला और समाज। गीत फरोश कविता में भवानी प्रसाद मिश्र ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि कविता और कला का मुख्य उद्देश्य समाज को जागरूक करना और उसमें सुधार लाना होना चाहिए। यह केवल मनोरंजन का साधन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बताया गया कि जो कला है वह समाज के लिए, कला जो है वह समाज के लिए केवल मनोरंजन का साधन नहीं होना चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए, एक जिम्मेदारी होनी चाहिए समाज को सुधारने की समाज को जागरूक करने की, बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है। आगे है जीवन की यथार्थता। भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविता में जीवन की सच्चाइयों का वर्णन है। वे अपने गीतों के माध्यम से आम आदमियों की समस्याओं, उनकी खुशी दुख को उजागर करते हैं। उनकी कविता जीवन के हर पहलू को स्पर्श करती है। वो किस प्रकार के जो गीत लिखते हैं, वो खुशी के भी गीत लिखते हैं, दुख के भी गीत लिखते हैं, आम जो जन है उनकी समस्याओं के भी गीत लिखते हैं। तो प्रत्येक पहलुओं पर वो गीत लिखते हैं। भाषा शैली। भवानी प्रसाद मिश्र की भाषा सरल और सजीव है। उनकी कविता में आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग होता है जिससे हर वर्ग के लोग अपने आसानी से जुड़ सके। ठीक, भाषा सरल है और सरल है इस वजह से क्या है कि जो साधारण वर्ग के लोग हैं वो आसानी से जुड़ सके, अर्थात उस भाषा को समझ सके, उस शैली को समझ सके। उनकी शैली एक स्वाभाविक प्रवाह और सुधार है, मधुरता है। ठीक है, उनकी भाषा में एक स्वाभाविक प्रवाह और मधुरता है जो पाठकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। सामाजिक परिवर्तन की प्रेरणा। कविता का एक मुख्य उद्देश्य समाज में परिवर्तन लाना है। जो गीत है, जो कविता है, उनका एक मुख्य उद्देश्य क्या है, समाज में परिवर्तन लाना है। गीत फरोश में कवि ने अपने गीतों को समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचाने की इच्छा जताई ताकि लोग उनके संदेशों को समझे और समाज में सकारात्मक बदलाव लाए। ठीक, आगे कविता का सौंदर्य। इस कविता में मिश्र ने अपने गीतों की तुलना सुगंधित फूलों से की है जिस जीवन में खुशबू भरते हैं। यह कविता की सुंदरता और उसके गहरे प्रभाव का प्रतीक है। गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र की एक अद्वितीय कृति है जो पाठकों को रोचक सोचने पर मजबूर करती है और समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारियों का एहसास कराती है। यह कविता साहित्य में उनकी विशेष भूमिका और योगदान के को स्पष्ट रूप से रेखांकित करती है। तो यहाँ हमने कुछ बातें पढ़ ली है कविता के बारे में। स्वयं की पहचान, कला और समाज। कला केवल मनोरंजन का साधन नहीं है,
यहाँ क्या है, समाज सुधार के रूप में, लोगों को जागरूक के रूप में काम करता है। आगे हमने क्या पढ़ा है, जीवन की यथार्थता पढ़ा है। जीवन की यथार्थता यानी जीवन में हर प्रकार की पहलू से हमें जूझना पड़ता है। कभी सुख होता है, कभी दुख होता है, कभी समस्याएं होती हैं। इन सारे पहलुओं पर कवि ने कविताएं लिखी हैं और बेचने की कोशिश कर रहे, इस कविता में यहाँ जिक्र आया है। आगे भाषा शैली देख लिया है मैंने भवानी प्रसाद मिश्र जी के। आगे हमने देख लिया है सामाजिक परिवर्तन की प्रेरणा, ठीक। और आगे हमने देखा है कि कविता का सौंदर्य, कविता की तुलना कवि ने सुगंधित पुष्प से किया है, सुगंधित फूलों से किया है। अब हम बढ़ते हैं कविता की तरफ। यहाँ है भवानी प्रसाद मिश्र की कविता गीत फरोश। तो यह सरल भाषा में है, देखते हैं। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। कवि कह रहे, लेखक कह रहे, जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। जी माल देखिए दाम बताऊंगा, बेकाम नहीं है काम बताऊंगा। माल देखिए दाम बताऊंगा, बेकाम नहीं है काम बताऊंगा। कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने, कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने। यह गीत शक्त सरदर्द भुलाएगा, यह गीत पिया को पास बुलाएगा। जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर पीछे पीछे अकल जगी मुझको। जी लोगों ने तो बेच दिया ईमान, जी आप ना हो सुनकर ज्यादा हैरान। मैं सोच समझ कर आखिर अपने गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। तो ये जो पंक्ति, इसके माध्यम से क्या कह रहे हैं, वो समाज की कमजोरियों को गिना रहे हैं कि समाज में तो ऐसे लोग भी है जो अपनी ईमान तक बेच दी है। मैं तो सिर्फ गीत बेच रहा हूँ। और क्यों बेच रहा हूँ? अपने पेट के लिए बेच रहा हूँ। और वो तरह तरह के गीत बेच रहे हैं, है ना। मस्ती में कुछ गीत लिखा उन्होंने, पस्ती में लिखा, ऐसा गीत भी लिखा जो सिरदर्द भुला दे, ऐसा गीत भी उन्होंने लिखा जो पिया को पास बुला दे। पहले तो उन्हें शर्म आती थी, फिर धीरे धीरे उन्हें अकल आई, ठीक। यहाँ गीत सुबह का गा कर देखे, यहाँ गीत सुबह का है गा कर देखे। यह गीत गजब का है ढा कर देखे। यह गीत जरा सुने में लिखा था, यह गीत जरा सुने में लिखा था। यह गीत वहाँ पुणे में लिखा था। यह गीत पहाड़ी पर चढ़ जाता है, यह गीत बड़ाई से बढ़ जाता है। यह गीत भूख और प्यास भगाता है, यहाँ जी यहाँ मसान में भूख जगाता है। यह गीत भुवाली की है हवा हुजूर, यहाँ गीत भुवाली की है हवा हुजूर। यहाँ गीत तपेटिक की है दवा हुजूर। मैं सीधे साधे और अटपटे गीत बेचता हूँ। मैं सीधे साधे और अटपटे गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। आगे है जी और गीत भी है दिखलाता हूँ, जी और गीत भी है दिखलाता हूँ। जी सुनना चाहे आप तो गाता हूँ। जी छंद और बेछंद पसंद करे, जी अमर गीत और वे जो तुरंत मरे, वे अमर गीत और वे जो तुरंत मरे। ना बुरा मानने की इसमें क्या बात, ना बुरा मानने की इसमें क्या बात। मैं पास रखे हूँ कलम और दावत, इसमें से भाई नहीं नए लिख दूंगा। इन दिनों नए दिनों की दोहरा है कभी धंधा, इससे इसमें से भाई नहीं नए लिख दूंगा। इन दिनों की दोहरा है कभी धंधा। है दोनों चीजें व्यस्त कलम और कंधा, है दोनों चीजें व्यस्त कलम और कंधा। कुछ घंटे लिखने के कुछ फेरी के, ठीक। कलम क्यों व्यस्त है? क्योंकि वो लिखने में व्यस्त है। कंधा क्यों व्यस्त है? क्योंकि जो लिखे हुए उन्होंने गीत है वो कंधे पर ढो रहे एक झोले में और वो फेरी कर रहे, फेरी करके बेच रहे, इसलिए कह रहे कि कलम और कंधा दोनों व्यस्त है। कुछ घंटे लिखने के कुछ फेरी के, जी दाम नहीं लूंगा इस देरी के। मैं नए पुराने सभी तरह के गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। आगे बता रहे जी गीत जन्म का लिखूं या मरण का लिखूं, जी गीत जन्म का लिखूं या मरण का लिखूं। जी गीत जीत का लिखूं या शरण का लिखूं। यह गीत रेशमी है यहाँ खादी का, यह गीत रेशमी है यहाँ खादी का। यह गीत पित्त का है यहाँ वादी का। कुछ और डिजाइन भी है ये इल्मी, यहाँ लीजिए चलती चीजें नई फिल्मी। यहाँ सोच सोच कर मर जाने का गीत, यहाँ दुकान से घर जाने का गीत। जी नहीं दिल लगी कि इसमें क्या बात है,
मैं लिखता ही तो रहता हूँ दिन रात, तो तरह तरह के बन जाते हैं गीत। जी रूठ रूठ कर मन जाते हैं गीत। जी बहुत ढेर लग गया हटाता हूँ। जी बहुत ढेर लग गया हटाता हूँ। ग्राहक की मर्जी अच्छा जाता हूँ। ग्राहक की मर्जी अच्छा जाता हूँ। मैं बिल्कुल अंतिम और दिखलाता हूँ। या भीतर जाकर पूछ आइए आप, है गीत बेचना वैसे बिल्कुल पाप। क्या करूं मगर लाचार हार कर गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। तो यहाँ भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविता जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, गीत बेचने वाली कविता इनकी समाप्त हो गई है। आगे हम इनकी और एक कविता है सतपुड़ा के घने जंगल, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सतपुड़ा के घने जंगल कविता के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं, कुछ बिंदु ले लेते हैं कि किस विषय में है यह कविता, किस ओर इशारा करती है। तो सतपुड़ा के घने जंगल भवानी प्रसाद मिश्र की एक प्रसिद्ध कविता है जो हिंदी साहित्य में अपनी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस कविता की भूमिका निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित है। प्रकृति सौंदर्य का चित्रण, कविता में सतपुड़ा के जंगल की सुंदरता को बेहद जीवित तरीके से चित्रित किया गया है। कवि ने पेड़ पौधे, वन्य जीवों और प्रकृति के विभिन्न तत्वों का वर्णन किया है, जिसमें पाठक जंगल की हरी भरी छटा से महसूस कर सकते हैं। नाम से ही यहाँ पे सिद्ध होता है कि जंगल के बारे में बात हो रही है। और कहाँ का जंगल है? सतपुड़ा। और जंगल भी कैसा है? घना जंगल है, सतपुड़ा के घने जंगल, ठीक। तो प्रकृति की बात हो रही है, यहाँ पे जंगल की बात हो रही है, जंगल की सुंदरता की बात हो रही है, पेड़ पौधे, वन्य जीव, प्रकृति के विभिन्न तत्वों का वर्णन आएगा इस कविता में। जंगल की विविधता और समृद्धि की बात होगी। कवि ने सतपुड़ा के जंगल की विविधता पर जोर दिया है। विभिन्न प्रकार के वृक्ष, झाड़ियां, पशु पक्षी और वनस्पतियों का विवरण करते हुए कवि ने जंगल की समृद्धि को सामने रखा है। मानव और प्रकृति का संबंध, मानव और प्रकृति का संबंध कविता में यहाँ भी दिखाया गया है कि मानव और प्रकृति का एक गहरा संबंध है। जंगल न केवल संसाधन प्रदान करता है बल्कि मानसिक और भावनात्मक शांति भी देता है, ठीक। जंगल क्या देता है? केवल संसाधन ही नहीं देता बल्कि मानसिक और भावनात्मक साधन भी देता, शांति भी देता है। कवि ने जंगल की शांति और उसकी आध्यात्मिकता को उजागर किया। कवि ने जंगल की शांति और उसकी आध्यात्मिकता को उजागर किया है। जंगल हमें कौन कौन से संसाधन देते हैं? लगभग सारी चीजें हमें जंगल से ही मिलती है। जो औषधि बनती है, जड़ी बूटी या जो दवाइयाँ बनती है वो जंगली जड़ी बूटियों से बनते हैं जंगल के। जो लकड़ी मिलता है वो भी जंगल से मिलता है। जो बहुत से लोग हैं जंगल के बहुत सारी चीजों को बेचते हैं, जैसे महुआ का फूल हो गया, यहाँ भी जंगल से आता है। एक पत्ता आता है जिससे बीड़ी बनता है, वो भी जंगल से ही आता है। हमारे जीवन की जितनी भी जरूरत की चीजें लगभग ज्यादातर जंगल से ही आती हैं। पर्यावरण संरक्षण का संदेश, भवानी प्रसाद मिश्र की इस कविता में पर्यावरण संरक्षण का महत्वपूर्ण संदेश निहित है। कवि अपने जंगलों की सुरक्षा और उनके संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया। यहाँ कविता पाठकों को प्रकृति के महत्व और उसकी रक्षा के लिए जागरूक करती है। कुछ लोग हैं, कुछ जनजातियां हैं जो क्या है, पूरी तरीके से प्रकृति पर, जंगल पर ही निर्भर है। उनका अपना सारा जीवन जंगल से ही जुड़ा है, जंगल से ही वो अपना पेट भरते हैं। उन्हें की जंगली चीजों को बेचकर ही अपनी जरूरतें भी पूरी करते हैं। तो जंगल का संरक्षण बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, नहीं तो जो जंगली संसाधन है वो अपने आप ही धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे। जीवन के विभिन्न पहलुओं का समावेश, कविता केवल प्रकृति के वर्णन तक सीमित नहीं है बल्कि यहाँ जीवन के विभिन्न पहलुओं को भी समेटे हुए हैं। इसमें जीवन के विविध रंग, संघर्षों और खुशियों का भी उल्लेख है जो जंगल के जीवन से जुड़ा हुआ है। आगे कवितात्मक शैली और भाषा, कविता में किस शैली और भाषा का प्रयोग किया गया है? भवानी प्रसाद मिश्र की कवितात्मक शैली और सरल भाषा। क्या शैली कौन सी है? कवितात्मक शैली है। और भाषा कौन सी है? सरल भाषा है। सतपुड़ा के घने जंगल कविता की इस कविता को और भी प्रभावी बनाती है। उन्होंने शब्दों का चयन और
वर्णन इस प्रकार से किया है कि पाठक आसानी से कविता से जुड़ सके और अपने संदेशों को समझ सके। अब आगे निष्कर्ष देख लेते हैं। सतपुड़ा के घने जंगल कविता केवल एक प्राकृतिक चित्रण नहीं है, बल्कि यह मानव और प्रकृति के संबंध, पर्यावरण संरक्षण, जीवन के विभिन्न पहलुओं को कवितात्मक ढंग से प्रस्तुत करती है। यह कविता पाठकों को न केवल सतपुड़ा के जंगलों की सैर कराती है, बल्कि उन्हें प्रकृति के प्रति संवेदनशील और जागरूक भी बनाती है। ठीक, हमने थोड़ी मोटी जानकारी ले ली है किस विषय में कविता है, कविता की भाषा शैली क्या है, कवि इस कविता के माध्यम से क्या हमें बताना चाह रहे हैं। आगे हम कविता की ओर बढ़ते हैं। सतपुड़ा के घने जंगल। सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से उगते अनमने जंगल। झाड़ ऊंचे और नीचे, झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं आंख नीचे। झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं आंख नीचे। घास चुप है, कांस चुप है, मूक शाल पलास चुप है। बन सके तो धसो इसमें, धस ना पाती हवा जिसमें। सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए उगते अनमने जंगल। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि घना इतना ज्यादा है जंगल और इसमें बहुत बड़े बड़े वृक्ष है, छोटे वृक्ष पर बिल्कुल शांत स्थिति में ऐसा लग रहा है आंख मूंदे हुए है वे। और यहाँ पे घास भी चुप है और मूक है। शाल का जो वृक्ष है वो बिल्कुल मूक है, शांत है। पलाश भी चुप है और यहाँ पे इतनी घनी मतलब पेड़ पौधे इतने घने हैं कि उसमें हवा भी नहीं धस पाते हैं। तो कह रहे कि आप अगर इसमें धस पाते हो, धस सकते हो तो धसो जिसमें हवा तक धस नहीं पाता, इतना घना है यहाँ सतपुड़ा का जंगल। सड़े पत्ते गले पत्ते, हरे पत्ते जले पत्ते, वन्य पथ को ढक रहे से पंख दल में पले पत्ते। चलो इन पर चल सको तो, दलो इनको दल सको तो। ये घिनौने घने जंगल नींद में डूबे हुए से उगते अनमने जंगल। अटपटी उलझी लताएं। क्या है जंगल में? अटपटी उलझी लताएं। अब लताएं तो सुलझी नहीं होगी, वो तो उलझी हुई होगी। जिस भी लता को जहां जगह मिला वो वहां से बढ़ता हुआ आगे गया। तो अटपटी उलझी लताएं डालियों को खींच खाए, पैरों को पकड़े अचानक, प्राण को कस ले कपाए। सांप सी काली लताएं, बला की पाली लताएं। बताओ के बने जंगल नींद में डूबे हुए से उगते अनमने जंगल। मकड़ियों के जाल मुंह पर। ठीक, मकड़ियों के जाल मुंह पर और सिर के बाल मुंह पर। मच्छरों के दंश वाले दाग काले लाल मुंह पर। बता झंझा बहन करते, चलो इतना सहन करते। कष्ट से ये सने जंगल नींद में डूबे हुए उगते अनमने जंगल। जंगल की जो प्राकृतिकता होती, जंगल की जो सामान्य स्थिति है उसको दर्शाया गया है। मकड़ी के जाल होते, जंगल में मच्छर होते हैं, लताएं होती, चलने के लिए सही रास्ता नहीं होता है। तो सारी बातें यहाँ पे कविता के माध्यम से लेखक बता रहे हैं। अजगरों से भरे जंगल। क्या है? अजगरों से भरे जंगल, अगम गति से परे जंगल, साथ साथ पहाड़ों वाले, बड़े छोटे झाड़ वाले, शेर वाले बाघ वाले, गरज और दहाड़ वाले, कंप से कनकने जंगल नींद में डूबे हुए से उगते अनमने जंगल। यहाँ पे वन्य जीवों के बारे में भी बात किया गया। अजगर है वहाँ पे और बहुत विस्तृत फैली हुई है। क्या है? साथ साथ पहाड़ों वाला जंगल है, शेर है वहाँ पे, बाघ भी है। ठीक, इन बनों के खूब भीतर चार मुर्गी चार तीतर पाल कर निश्चित बैठे, विजन बन के बीच बैठे, झोपड़ी पर फूस डाले, गोंड तगड़े और काले। यहाँ पे गोंड जाति की चर्चा आई है कि जो गोंड जाति के लोग हैं इन्हीं जंगलों में रहते हैं और मुर्गी तीतर पालते हैं और झोपड़ी बनाकर, घास फूस से झोपड़ी बनाकर रहते हैं। ठीक, गोंड तगड़े और काले, गोड़ तगड़े और काले। गोड़, अच्छा गोंड जाति में यहाँ पे गोड़ बोला गया, यानी कि जो एड़ी होता है पैर का उसको गोड़ बोला जाता है। गोड़ तगड़े और काले, जबकि होली पास आती, सरसराती घास गाती और महुए से कल लपकती, मत करती बास आती। जब
कौन सा त्योहार आता है? होली का त्योहार आता है। उस समय महुआ वन में खुशबू फैलाती है। महुआ का जो फूल है वो हर तरफ महकता है। ठीक, गूंज उठते ढोल इनके। और जो जंगल में रहने वाली जो ये जनजाति हैं क्या करते हैं उस समय? अपना त्योहार मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं। गूंज उठते ढोल इनके, गीत इनके, गोल इनके, सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से उगते अनमने जंगल। जगते अंगड़ाइयों में, जगते अंगड़ाइयों में, खोह खड्डों खाइयों में, घास पागल, कास पागल, शाल और पलाश पागल, लता पागल, वात पागल, डाल पागल, पात पागल, मूर मत मुर्गे और तीतर इन बनों के खूब भीतर, क्षितिज तक फैला हुआ सा, मृत्यु तक मैला हुआ सा, क्षुब्ध काली लहर वाला, क्षुब्ध काली लहर वाला, मथित उथित जहर वाला, मथित उथित जहर वाला, मेरू वाला, शेष वाला, शंभु और सुरेश वाला, एक सागर जानते हो ठीक वैसे घने जंगल। जंगल कैसा, किसके साथ तुलना किया गया? सागर के साथ। सागर जैसे अथाह होता है जिसका आर पार दिखाई नहीं देता, जिसे आर इस पार से उस पार जाना बहुत मुश्किल होता है, वैसे ही ये जंगल अथाह है, बिल्कुल घना है। ठीक वैसा नींद में डूबा हुआ सा ऊँघते अनमने जंगल। धसो इसमें डर नहीं है। क्या कह रहे कवि? धसो इसमें डर नहीं है, मौत का यहाँ घर नहीं है। उतर कर बहते अनेकों, उतर कर बहते अनेकों, कल कथा कहते अनेकों, नदी झरने और नाले, इन बनों ने गोद पाले। लाख पंछी सौ हिरन दल, चांद के कितने किरण दल, झूमते बन फूल, फलियां खिल रही, अज्ञात कलियां, हरित दुर्वा रक्त किसलय, पूत पावन पूर्ण रसमय, सतपुड़ा के घने जंगल, लताओं के बने जंगल। इस पंक्ति में कवि ने कहा है कि धसो इसमें डर नहीं है, मौत का यहाँ घर नहीं है। इसमें नदियां भी है, झरने भी है, नाले भी है, लाखों तरह की पक्षियां भी इस जंगल में रहती हैं और हिरन के दल भी रहते हैं। ठीक, तो इसमें फूल भी है, वन फूल भी है। तो प्राकृतिक जो दृश्य होता है वन का वहां यहाँ पे चित्रित किया गया है। तो यहाँ पर हमारा जो है दोनों कविता समाप्त हो गया है, सतपुड़ा के घने जंगल और गीत फरोश। ठीक, तो आशा करती हूँ आप सभी को यहाँ दोनों कविता बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा बहुत कहीं पे कंफ्यूजन है तो वीडियो को आप एक बार और रिवीजन करके देख लें, एक बार बाद में फिर से देख लें तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर में कुछ नई जानकारियों के साथ। ठीक, थैंक यू सो मच।